पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दावरान जो था वो किंशु से उसका सन ऑफ गॉड का सील मांग रहा था, लेकिन किंशु से कहता है कि तुमने पहले ही मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली है, इसलिए मैं ना तुम्हें सील दूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। तो दावरान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किंशु के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाता क्योंकि किंशु ने वहां पर अपना डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और उसकी डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा कमाल की होती जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सारे के सारे लोग देखकर ये चीज बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि किंशु की डिवाइन बॉडी तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और उसके बाद तो वो यहाँ पर दावरान की जान ही ले लेता, लेकिन वहीं पर आइलैंड के जो एंसेस्टर थे वो आकर पहुंच चुके थे, जो किंशु को रोक लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं अपना डिसाइपल बनाने के लिए, जिस चीज से किंशु बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि एंसेस्टर ने मुझे अपना डिसाइपल बनाया, अब तो मुझे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी और मैं जल्द से जल्द खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दुआन को देखते हैं, उसके पास उसकी एक सर्वेंट आती है और वो उससे कहने लग जाती है कि आपको पता है उस किंशु ने ना अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया, उसकी डिवाइन बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। तो ये सुनकर दुआन कहने लग जाता है कि तारीफ, सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती करवा दी और अब यहाँ पर अपनी तारीफ करवाने में लगा हुआ है। उसने जो मेरी बेइज्जती की है ना सबके सामने और प्रिंसेस के सामने, इसका बदला मैं उससे लेकर ही रहूंगा। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसकी जान लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं उसकी डिवाइन बॉडी भी हासिल कर लूंगा ताकि उसको अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर सकूं। बस बहुत हो गया उस किंशु का, वो अब बचने वाला नहीं है, उसके दिन भर चुके हैं, अब उसको मैं ही जान से मारूंगा। उसकी सर्वेंट जो थी वो से कहने लग जाती है कि किंशु अब वो वाला किंशु नहीं रहा, वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो आप जो भी करेंगे ना थोड़ा आपको सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो आपको ही ना नुकसान पहुंचा दे। तो दुआन कहना चाहते कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे चुंगल से अब बचेगा नहीं। दूसरी तरफ हम शियाओ नाम की एक प्रिंसेस को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन करने में लगी हुई थी। उसके पास पावर होती है आइस एलिमेंट की, क्योंकि उसकी बॉडी ही आइस से बनी हुई थी। इस वजह से उसके आइस एलिमेंट की जो पावर है ना वो इतनी ज्यादा कमाल की है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रही होती है और सेट के जितने भी बंदे थे वो सभी यहाँ पर उसको बस देखने के लिए आए हुए थे कि किस तरह से प्रिंसेस अपनी प्रैक्टिस करती है। सब उसको देखकर इम्प्रेस हो चुके थे कि प्रिंसेस शियाओ तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। अगर इसी तरह से वो अपना प्रोग्रेस करते रही और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते रही ना तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस सेट की पूरी जिम्मेदारी इनके जिम्मे आ जाएगी और वो यहाँ की अगली लीडर बन जाएंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा काबिल इंसान कोई भी इस पूरे के पूरे सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। और दोस्तों असल में ये उसी प्रिंस की बहन होती है जिसको किंशु ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। उसी प्रिंस की बहन ये शियाओ है जो कि किंशु से बहुत ज्यादा भड़की हुई है। तब वहां पर एक प्रिंस आता है जिसका नाम लेन था। वो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कहने लग जाता है कि बिल्कुल जैसे मैंने अपनी कविताएं लिखी है ना तुम्हारे ऊपर, आज वो सच साबित होती हुई नजर भी आ रही हैं। मैंने अपनी कविताओं के अंदर तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि जब तुम्हें सामने देखता हूँ ना तो मेरी कविताएं फीकी पड़ जाती हैं, मैं तो मर सकता हूँ तुम्हारी तारीफें करते करते। वो अपने पास से एक खास तरह की पिल को बाहर निकालता है जो कि रिकवरी पिल थी। वो अगर कोई भी पिल उसको खा ले तो वो तुरंत ही जितना भी कल्टीवेशन करके थका होगा, फाइट करके थका होगा या चोट लग के थका होगा तो उसकी सारी की सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी। तो यही छोटा सा गिफ्ट वो शियाओ को देने के लिए आया हुआ था। उस पिल को पाकर शियाओ जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि अरे लेन, तुमने इतना अच्छा गिफ्ट मेरे लिए लाया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा दयावान हो रहे हो और बड़े दिल वाले बनने की कोशिश कर रहे हो। इससे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरे मन के अंदर ना और ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये सुनकर यहाँ पर लेन कहने लग जाता है कि मेरा मन करता है ना कि मैं अपना पूरा का पूरा सेक्ट तुम्हारे कदमों में डाल दूं, पर ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फादर वहाँ के लीडर हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर वो कुछ कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में होगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। बस प्लीज मेरे प्यार को एक बार समझो और उसे एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद बिल्कुल रानियों की तरह तुम्हें रखूंगा। लेकिन वो शिया कहने लग जाती कि देखो प्रिंस, मुझे भी जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चाह रही हूँ बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से अपने सेक्टर में वापस चले जाओ। वो शिया अपने मन में सोच रही थी कि कुछ ही टाइम के अंदर जब मैं इस सेट की लीडर बन जाऊंगी, सारी की सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी, तो आखिर मैं इस मामूली से प्रिंस से शादी कैसे कर सकती हूँ। ये प्रिंस अपने बाप के ऊपर ही टिका हुआ है, इसकी खुद की तो कोई भी औकात नहीं है, तो आखिर मैं इस जैसे नल्ले आदमी के साथ क्यों ही शादी करूँ, क्यों ही इसके साथ रिलेशनशिप में आऊँ। मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसकी कोई औकात नहीं कि ये मेरे सामने खड़ा रह सके। ये शियाओ तो बड़े एटीट्यूड वाली लड़की लग रही थी। लेकिन यहाँ पर शियाओ से कहने लग जाते कि क्या आप जा रही हैं उसी किंशु से बदला लेने के लिए जो उसने प्रिंस के साथ किया? अगर यही बात है तो आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए ना, मैं भी जाता हूँ और इस किंशु की वाट लगा दूंगा। वो अपने आप को कोसेगा कि आखिर उसने आपसे पंगा क्यों लिया, ऐसी हालत करूंगा मैं उसकी। लेकिन वो शिया कहने लग जाती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है,
वो किंशु वैसे भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आराम से उस किंशु को उसकी औकात दिखा सकती हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसने जो मेरे भाई के साथ किया है ना, उसका बदला मैं ही लूंगी तो बेहतर है, इसलिए तुम जा सकते हो, मैं जा रही हूँ उसको उसकी औकात दिखाने के लिए। इतना कहने के बाद शियाओ तो वहां से जा चुकी थी। जाते जाते वो ये कह रही होती कि मैं पहले जाऊंगी उस किंशु से बदला लेने के लिए ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। उसके बाद मुझे जाना है थर्ड सन ऑफ गॉड के पास, क्योंकि वो मेरी बहुत ज्यादा सराहना करता है, वो भी मुझ पर मरता है तो मैं उससे ना आइस एलिमेंट की स्पिरिट पिल हासिल कर लूंगी। अगर मेरे पास वो आइस एलिमेंट की स्पिरिट पिल हासिल हो जाती है तो उसकी मदद से मेरी जो आइस एलिमेंट की बॉडी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए यिन यांग स्टेज पे पहुंच जाएगी, जिसका मतलब ये है कि मेरी जो डिवाइन बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाली है। तो मुझे पहले किंशु से बदला लेना है, उसके बाद थर्ड सन ऑफ गॉड के पास जाना है उससे वो पिल हासिल करने के लिए। मैंने अपनी इस जर्नी का तो बंदोबस्त कर दिया है कि मुझे अभी क्या क्या करने हैं। दूसरी तरफ हम किंशु को देखते हैं जो सिंहासन पे बैठा हुआ था जहां पर वो एंसेस्टर बैठा करते थे, लेकिन एंसेस्टर सेक्ल्यूशन में चले गए अपना कल्टीवेशन करने, तो अब आइलैंड की जिम्मेदारी किंशु के ऊपर थी। मोटू यहाँ पर किंशु से कह रहा था कि अरे वाह मास्टर, जरा देखो तो अब तो आपको मास्टर कहने का मन कर रहा है। क्या कमाल की पोजीशन आपको मिली है, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अभी तो आप आइलैंड के ऊपर नहीं आ पा रहे थे, अब तो आपको पूरी आइलैंड की जिम्मेदारी मिल गई। आप सोच भी नहीं सकते कि आप अकेले ऐसे डिसाइपल है जिसको इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। इससे पहले कोई भी डिसाइपल यहाँ सिंहासन पे आइलैंड के वो भी बैठ ही नहीं पाया था आज तक के। आपको तो नाचना चाहिए, डांस करना चाहिए इस खुशी के मौके पर, क्योंकि ये आइलैंड एक ट्रेजर हाउस है। यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर मौजूद है। ये जगह कल्टीवेशन के लिए इतनी ज्यादा कमाल की है कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो किंशु भी कहना चाहते कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे कोई भी ट्रेजर वगैरह मिल क्यों नहीं रहा? क्या खजाना तिजोरी में रखा हुआ है क्या, ताकि मैं वहां से उसको ना निकाल सकूं? तो मोटू कहने लग जाते कि नहीं नहीं, यहाँ पर ट्रेजर बहुत सारे होंगे। मास्टर यांगमिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा कमाल के हैं। उनके पास ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे हेवनली और अर्थ के जो ट्रेजर वगैरह है ना मौजूद हैं। उनके जितना ट्रेजर किसी भी एंसेस्टर के पास नहीं है जो कि इन आइलैंड वगैरह पे रहते हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें वो ट्रेजर मिल जाएंगे और वो ट्रेजर इतने कमाल के होंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुनकर रखा है कि एक लेजेंडरी इमॉर्टैलिटी की भी मेडिसिन आती है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है। और भी पता है तुम्हें किसके पास है? मास्टर यांगमिंग के पास। अब जो भी चीज मास्टर यांगमिंग के पास थी उन्होंने अपने इसी आइलैंड के अंदर कहीं छुपा कर रखा होगा ना। तो तुम्हारा काम है उस पिल को ढूंढना, उस पिल को ढूंढो और उससे अपनी कल्टीवेशन करो और इमॉर्टैलिटी हासिल करो। ये सुनकर तो किंशु के मन में घंटी बजने लग जाती है कि क्या सच कह रहे हो तुम, मुझे इमॉर्टैलिटी की पिल मिलेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि काश अगर मेरे पास इमॉर्टैलिटी पहले से होती ना तो मैं अपनी माँ को बचा पाता। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो कभी नहीं होता, लेकिन अब जब मुझे वापस से मौका मिला है उस इमॉर्टैलिटी की पिल को हासिल करने का, ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। मैं इस बार इमॉर्टैलिटी की पिल जरूर हासिल करके रहूंगा ताकि इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकूं। मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जितना होना था मेरी बेइज्जती हो चुकी है। अब दुनिया को दिखाने का टाइम आ चुका है कि किंशु है असल में कौन। इसके बाद किंशु यहाँ आइलैंड के ऊपर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जैसे से उसको उसका सुप्रीम दांतियान टास्क दे रहा था, वो उसके टास्क को पूरा करता चाहता और टास्क के बदले उसको बहुत सारे वो सुप्रीम दांतियान रिवॉर्ड दिया करता। वो उससे कहने लग जाता है कि तुमने इतने सारे टास्क पूरा किए ना, इस बार तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। ये पिल है मार्शल पिल। तुम जो अपने हाथों में देख रहे हो ना, इसको मार्शल पिल कहा जाता है। अगर कोई भी कल्टीवेटर इसको खा लेना तो वो सीधा का सीधा मार्शल रैल्म में ब्रेक थ्रू कर जाता है। अब जैसे तुम अपना बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल पे हो, उसके बाद तुम सीधा पहुंच जाओगे मार्शल रैल्म के ऊपर। जिस तरह से एक नॉर्मल कल्टीवेटर मार्शल रैल्म के ऊपर पहुंचता है ना, उसकी कल्टीवेशन जो फाउंडेशन है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर तुम ये पिल खाकर अपना मार्शल रैल्म ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हारा जो फाउंडेशन है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसी का भी नहीं होगा मार्शल रैल्म का। इसलिए तुरंत ही इस पिल को खाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। तो ये सुनकर किंशु जो था वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये तो कमाल की पिल है। लगता है कि अब मेरा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होगा, वो भी मार्शल रैल्म के अंदर। तो इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं तुरंत अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। वो अपनी पिल को खाने के बाद यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि अपना ब्रेक थ्रू कर सके। वो जैसे यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था कि शियाओ भी वहां पर आकर पहुंच जाती है। वो किंशु को ही ढूंढते हुए आई थी। वो कहने लग जाती है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर तो आकर पहुंच गई, बस अब यहाँ पर किंशु को ढूंढना है, उसको सबक सिखाना है जो उसने मेरे भाई के साथ किया। मैं उस किंशु को छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया उसका। तब उसको वहां पर मोटू भी नजर आ जाता है। तो मोटू शियाओ को देखकर कहने लग जाता है, शियाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर तुम किस लिए यहाँ पर आई हो? तो शियाओ कहने लग जाती है कि देख मोटू, नाटक मत कर। तू अच्छे से जानता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। मैं उस किंशु से बदला लेने के लिए आई हूँ। तो मुझे बता कि वो किंशु कहाँ छुप कर बैठा है, मैं उसको खदेड़ खदेड़ कर मारूंगी।
आज वो मेरे चुंगल से जिंदा नहीं बचेगा। तो बता कि आखिर तूने उसको कहाँ छुपाया है, मेरे डर से। तो मोटू कहने लग जाता है कि देखो किंशु को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो किंशु नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, लूजर नल्ला जैसा। पर अब यहाँ पर किंशु ऐसा हो गया ना कि लोग उससे डरने लगे हैं। शायद तुमने उसकी तारीफें आसपास के लोगों से सुनकर ही रखी होगी कि अब किंशु कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से उल्टे पैर चली जाओ, वरना अगर किंशु से फाइट करने की कोशिश करोगी ना तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा। तो शियाओ कहने लग जाती कि तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ? तुम यहाँ पर कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगी। आखिर वो किंशु है कितना ज्यादा स्ट्रांग, कोई इमॉर्टल थोड़ी ना बन गया वो। अगर बन भी गया होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी उसकी जान लेने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम उसके पास ले चलो। तो मोटू कहने लग जाते कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल मैं उसके पास तुम्हें ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ चलते हैं किंशु के पास। तो वहीं हम किंशु को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे उसका ब्रेक थ्रू हो रहा होता है आसपास का पूरा माहौल ही बदलने लग गया था। बिल्कुल बादल घिर जाते हैं और आसमान को चीरते हुए एक खास तरह की रोशनी सीधा किंशु पे आकर गिरती है। वो रोशनी उसको पूरी तरह से घेर चुकी थी और उस वजह से उसके अंदर से एकदम भयंकर ऑरा बाहर निकल रहा था जो उसका ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर रहा होता है। दूर से जब यहाँ पर मोटू और शियाओ ये नजारा देखते हैं वो लोग हैरान रह चुके थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मोटू तो ये देखकर सोचने लग जाता है कि ये ऑरा तो किंशु के पास से आ रहा है, क्या सच में किंशु के अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल रहा है क्या? आखिर वो कर क्या रहा है, क्या वो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है? ये ऑरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ साथ शियाओ जो थी वो कहने लग जाती है कि जो भी बंदा यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा होगा ना, मानना पड़ेगा वो बंदा है स्ट्रॉन्ग। उसको नहीं पता था कि जो ब्रेक थ्रू कर रहा है वो किंशु ही निकलेगा। वो कहने लग जाती है कि जो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर रहा है अगर मैं उससे दोस्ती कर लूँ, अगर मैं उसके साथ रहूँ ना, तो हो सकता है कि वो मुझे गाइड कर दे, और अगर वो गाइड करेगा तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये अपना मार्शल रैम्प ब्रेक थ्रू कर रहा है तो मैंने जब अपना मार्शल रैम्प ब्रेक थ्रू किया था ना तो मेरे अंदर से जो ऑरा निकल रहा था, जितना भी मैं सामने देख पा रही हूँ उसका 5% भी नहीं था। पर मेरे सामने जो ऑरा का भवंडर क्रिएट हुआ है ना, वो भी सिर्फ बंदे के मार्शल रैम्प ब्रेक थ्रू करने की वजह से, जो ये चीज दर्शाती है कि सामने जो बंदा मौजूद है ब्रेक थ्रू करने वाला, वो एक पेयरलेस जीनियस होगा, इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं तो उस बंदे से दोस्ती करके ही रहूंगी। ये तो अपना ही फायदा देख रही थी, इसको खाली स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए उससे दोस्ती करने के लिए, उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए। जैसे ये लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ पर किंशु अपना ब्रेक थ्रू करा था, वहां पर मोटू ये देखकर समझ जाता है कि हाँ सच में ये ऑरा जो बाहर निकल रहा है ना, वो किसी और के अंदर से नहीं बल्कि किंशु के अंदर से ही निकल रहा है। मानना पड़ेगा किंशु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू करने वाला है। उसको तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किंशु इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। शियाओ भी ये चीज देखकर कंफर्म कर दी थी कि हाँ सच में ये बंदा अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है। उसने पीछे से ही देखा था किंशु को, उसको नहीं पता कि ये किंशु ही बैठा हुआ है। वो बस यहाँ पर उसकी तारीफ करने में लगी हुई थी। इसके बाद किंशु जैसे अपना ब्रेक थ्रू करता है, वो जैसे ही अपना हाथ मारता है एक पहाड़ जैसे पत्थर के ऊपर, कि वो पत्थर 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाता है। इतनी कमाल की पावर उसके अंदर से बाहर निकल कर आई थी। शियाओ तो ये चीज देखकर और ज्यादा हैरान रह जाती है कि क्या कमाल की पावर है, ये बंदा नहीं सुपर स्टार है। वो तो पीछे से ही किंशु को देखकर इंप्रेस हो चुकी थी, लेकिन जब सामने से देखेगी कि ये किंशु है तो उसका क्या हाल होगा उसको तो सोच भी नहीं सकते। किंशु खुद यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, मार्शल रैम्प ब्रेक थ्रू करके तो बड़ा मजा आ रहा है। मेरी पावर ना पहले से इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे मार्शल रैम्प ब्रेक थ्रू हुआ, उसी के साथ साथ यहाँ मैंने अपने सुप्रीम तानसेन के साथ भी अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है, तो मुझे अब पावर की कोई कमी नहीं होगी। सुप्रीम तानसेन मेरी हेल्प करता जाएगा और मैं अपना ब्रेक थ्रू करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता जाऊंगा। अब देखता हूँ मैं कि किसकी औकात है जो मुझसे पंगा ले सकता है। तभी वहाँ पीछे से वो शियाओ आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि यंग मास्टर आप जो भी हो, मैं आपको ग्रीट करती हूँ क्योंकि आप हो बहुत ही ज्यादा कमाल के। पर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर कट हो जाता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर उसका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा जब वो सामने से देखेगी कि जिस बंदे की वो इतनी तारीफ कर रही है वो असल में किंशु है। उसके तो पैरों तले से जमीन पक्का खिसक जाने वाली है। वो चीज हमें पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।